हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलएनटी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री और मोलरता के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर नॉर्मलता, मोल भिन्न, मोलरता, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? नॉर्मलता। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? यहाँ पर नॉर्मलता। तो भाई ये नॉर्मलता का जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर और एनसीईआरटी दोनों ही क्लासों के लिए, 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए। तो देखो नॉर्मलता क्या होती है कि नॉर्मलता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, नॉर्मलता क्या होती है कि 1 लीटर विलियन के अंदर घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता। क्या कहा मैंने? 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। ठीक है, मोलरता क्या थी? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या थी। और नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता। और नॉर्मलता को किससे डिनोट करते हैं? एन के द्वारा। नॉर्मलता की जो इकाई होती है, इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? इसकी जो इकाई होती है वो होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, ठीक है। तो इकाई क्या होती है इसकी? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो नॉर्मलता को कैसे शो कर सकते हैं अपन? नॉर्मलता बराबर क्या होगा? विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन में क्या रहेगा? विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये हमने परिभाषा दी इसकी, और इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया फॉर्मूले के रूप में कि नॉर्मलता जो किसके बराबर होती है? विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन लीटर के अंदर। अब देखो हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर हमें हो सकता है ग्राम तुल्यांक ना दे, वो केवल ग्राम में मात्रा दे, फिर हमसे क्या पूछे? वो नॉर्मलता। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हम इस फॉर्मूले का अलग क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। कैसे? देखो विलय का जो ग्राम तुल्यांक होता है वो किसके बराबर होता है? ग्राम में भार बटे उसका तुल्यांकी भार। ठीक है, तो देखो इधर ग्राम तुल्यांक भार किसके बराबर होता है? ग्राम तुल्यांक भार बराबर क्या होता है? विलय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार हो गया। ठीक है, विलय का ग्राम में भार बटे क्या हो गया? तुल्यांकी भार। जैसे मोलरता था ना, सेम वही है, बस अंतर इतना ही है कि उसमें हम क्या ले रहे थे? विलय के मोल ले रहे थे, और यहाँ पर क्या लेंगे? विलय के ग्राम तुल्यांक। जिसको मोलरता अच्छे से समझ में आ गई, नॉर्मलता में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो जो अगर ग्राम तुल्यांक भार बराबर इतना होता है, इसी को इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो इधर इसको इसमें फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं तो देखो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा आपका? विलय का ग्राम में भार अपॉन में क्या हो जाएगा? विलय का तुल्यांकी भार। और साथ में क्या था आपका? विलियन का आयतन लीटर में। गुणा में क्या था आपके? विलियन का आयतन
आयतन लीटर में। ठीक है, अब देखो हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, ग्राम में भार तो दे दिया। ठीक है, अब देखो अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, विलियन का आयतन लीटर में ना देकर किस में दे दिया जाए, ml के अंदर दे दिया जाए, मिलीलीटर के अंदर, तब अपन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखो इधर नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार अपॉन में हो जाएगा विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार ऊपर क्या आ जाएगा गुणा में 1000 और नीचे आ जाएगा आपका विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, ml में। किसमें आ गया ये, ml में। विलियन का आयतन किसमें आएगा, ml में, मिलीलीटर में। ठीक है, अब इसको सिंबल के तौर पे कैसे डिनोट कर सकते हैं अपन। तो देखो मान लीजिए आपके पास ऐसा विलियन है जिसमें दो ही पदार्थ है, एक तो विलय और एक क्या है, विलायक है। माना कि हमने विलय तो क्या हमारा A और विलायक क्या हमारा B। तो देखो यदि हम क्या मान रहे हैं, विलय क्या हो A और विलायक क्या हमारे पास B, यानी ऐसा विलियन लिया जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट थे हमारे पास, विलय और विलायक। तो विलय को A माना, विलायक को B। तो हम ये कहें कि जो WA और WB, MA और MB, ये क्या आपका विलय का भार ग्राम में, विलय का ग्राम में भार हो गया। ठीक है, और जो WB है वो किसका ग्राम में भार हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, विलय का ग्राम में भार चाहिए, वो तो क्या हो गया हमारे पास WA 1000 है। फिर देखो विलय का तुल्यांकी भार लेना है, हमें क्या नहीं लेना है यहाँ पर, अणु भार यूज नहीं करना। तो जब अणु भार यूज नहीं करना तो हमें MA और MB का यूज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो इधर EA लेंगे हम यहाँ पर। E किसको डिनोट करता है यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट को, तुल्यांकी भार को। तो जो EA है वो किसका तुल्यांकी भार हो जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, अब इस सब को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो देखो नॉर्मलता किससे डिनोट कर रहे थे आप, N से। विलय का ग्राम में भार क्या है हमारे पास, WA गुणा में क्या है 1000। विलय का तुल्यांकी भार कितना है, EA और B अपना सॉल्यूशन है कितना, किसके अंदर, ml के अंदर, ml। ठीक है, तो देखो दोबारा सुन लो, तुल्यांकी नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसी विलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। ठीक है, अब देखो हमने उसको फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट किया, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन लीटर में। फिर हमने देखा कि जो ग्राम तुल्यांक होता है वो किसके बराबर होता है, विलय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक, फिर हमने इस ग्राम तुल्यांक भार की जो वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में पुट किया, तो हमारे पास आया नॉर्मलता इक्वल टू विलय का ग्राम में भार बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा में विलियन का आयतन लीटर। अब क्वेश्चन में हमें अगर लीटर में आयतन ना देकर किस में दे दे, वो ml में, तब हम क्या करें, तो विलय का ग्राम में भार गुणा 1000 करना पड़ेगा, नीचे विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन मिलीलीटर में। फिर हमने सिंबल के तौर पे दर्शाया कि हमारे पास विलियन ऐसा था जिसमें दो ही कंपोनेंट थे, एक था विलय और दूसरा क्या था, विलायक। विलय को हमने क्या माना, A और विलायक क्या था हमारे पास B। अगर A विलय और B विलायक था तो WA हमने क्या माना, विलय का ग्राम में भार, WB क्या था, विलायक का ग्राम में भार। और हमें क्या चाहिए था, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को किससे डिनोट करते हैं,
ई से। एक का तुल्यांक यानी विलय का तुल्यांक की बार है तो उसको किससे डिनोट किया, ए से। फिर इन सब जो सिंबल थे उनको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तब हमारे पास ये आती है डेरिवेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। एक बार आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है मैं एक न्यूमेरिकल देती हूँ, उस न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा मोलरता था सेम ही क्या आपका नॉर्मलता है। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि जो तुल्यांकी भार है वो कैसे निकालते हैं, वो भी मैं अभी बता दूंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सिर्फ कौन सा फॉर्मूला रखते हैं अपन यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, मैं दोबारा से लिख दूंगी इसको भी, पहले मैं पूरा इरेज कर देती हूँ। अब देखो, हम न्यूमेरिकल लेकर के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया। 500 ml विलियन बनाया गया। तो विलियन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, हमने मोलरता भी पढ़ रखी है और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ रखी है, नॉर्मलता। यानी हमने ये वाली भी पढ़ रखी है पहले, और आज हमने किसकी स्टडी की, नॉर्मलता की। दोनों को कैसे सोल्व करोगे? देखो, सबसे पहले तो हम दोनों के क्या लिखते हैं, फॉर्मूलाज क्या है। मोलरता बराबर क्या है, मोलरता बराबर है आपका विलय का ग्राम में भार बटे में क्या था, अणुभार। अब देखो, हमें आयतन किस में दे रखा है, ml में, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 1000 गुणा में क्या आ गया, 1000, और नीचे क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन ml। हम एक एक चीज की स्टडी करते हैं। पहले अपन मोलरता निकालते हैं, उसके बाद हम किसको निकालेंगे, नॉर्मलता का। अभी तो हम अलग अलग निकालेंगे, फिर मैं तुम्हें एक रिलेशन बताऊंगी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उससे हम डायरेक्ट एक को निकाल करके दूसरी को सीधा सीधा निकाल लेंगे। तो पहले तो देखो, मोलरता को किससे डिनोट किया था हमने, m से। विलय का ग्राम में भार कितना दे रखा हमारे पास, 9.8 ग्राम, गुणा में कितना है, 1000। विलियन का आयतन कितना दे रखा है आपको, 500। अब रही बात किसकी, अणुभार। अणुभार हमें नहीं दे रखा तो देखो इधर निकाल लेते हैं, H2SO4। 2 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। सल्फर कितने, 1 सल्फर का कितना होता है, 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 64। कितना हो गया आपके पास, 2 प्लस। ठीक है, तो देखो, H2SO4 का हम क्या निकाल रहे हैं, अणुभार। हाँ, तो 2 प्लस 1 32 किया तो 32, प्लस ये कितना था, सॉरी, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, 16। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो कितना हो गया, 64। कितना हो गया टोटल, देखो 2 और 4 6 2 कितने हो गए, 8 और 6 3 कितने हो गए, यानी कि टोटल जो अणुभार है किसका, H2SO4 का, वो कितना हो गया, 98। वैल्यू रख दो यहाँ पर, 98। अब काटो, दशमलव है, एक अंक के बाद में है दशमलव, तो इसको हटाओ, नीचे क्या लग जाएंगे, 1 गुणा में लग जाएगी नीचे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर ही लगा दो। ठीक है, अब काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
98 से 98 कैंसिल, बच गया क्या आपके पास 5, और 5 का भाग किस में दोगे 1 में, अर्थात आपके पास वैल्यू आ गई 1/5। इसको कैसे लिख सकते हो 0.2 एम, यानी आपकी मोलरता कितनी आ गई 0.2 एम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी हमने नॉर्मलता का जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को पुट करो यहाँ पर। क्या था हमारे पास नॉर्मलता बराबर क्या था आपका विलय का ग्राम में भार बटे क्या था आपका अणु भार, सॉरी यहाँ पर क्या लेना है अपने को तुल्यांकी भार। क्या था यहाँ पर तुल्यांकी भार। अब यहाँ पर आयतन हमारे पास ml में, तो ऊपर क्या लोगे 1000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विलियन का आयतन ml में। ठीक है, अब देखो हमारे पास अणु भार तो हमने निकाल लिया, अब निकालना है कि हमें तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालें, तो उसको निकालने का एक तरीका है हमारे पास। तुल्यांकी भार को कैसे निकाला जाता है, तो देखो तुल्यांकी भार होता है अणु भार। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ इधर वाले को। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये भी मान लो किसी को नहीं निकालना है कि किसी का अणु भार कैसे निकालते हैं, तो वो भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। फिर मैं इसको इरेज करके इधर आपको तुल्यांकी भार निकालना बता देती हूँ। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इधर वाले को इरेज कर देती हूँ और इधर आपको क्या बताती हूँ तुल्यांकी भार निकालना, कि किसी भी मॉलिक्यूल का तुल्यांकी भार अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो तुल्यांकी भार को ज्ञात करने का एक फॉर्मूलाज है, वो क्या है तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है आपका अणु भार अपॉन में क्या होती है संयोजकता। देखो इतना ही अंतर है, यानी अगर हम अणु भार के अंदर किसका भाग दे दें संयोजकता का, तो हमें क्या मिल जाएगा उसका तुल्यांकी भार। अब किसी को डाउट होगा कि संयोजकता कहाँ से लाएं, भाई सही है डाउट भी, तो संयोजकता कहाँ से आती है। अगर हम किसी अम्ल की बात कर रहे हैं तो उसकी संयोजकता है कि वो अम्ल जो है कितने H+ आयन दे सकता है, अगर क्षार की बात हो रही है तो वो कितने OH- दे सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है संयोजकता। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है अम्ल। देखो यहाँ पर तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं नॉर्मलता की, इसलिए तुल्यांकी भार को सिर्फ जिस एग्जाम्पल को ले रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। हम तुल्यांकी भार को अलग से लेंगे, अलग से इसका टॉपिक पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको आराम से निकालना बताएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का आयंस का कोई मूलक हो उसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि आपको केवल H2SO4 ही देगा, वो कोई भी एसिड दे सकता है, कोई भी क्षार दे सकता है, कोई मूलक दे सकता है। तो उन सबका तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो अलग से वीडियो डाल करके उसमें बताएंगे। इसमें देखो अणु भार जो है वो तो आपको दे रखा है कितना 98। किससे डिनोट किया आपने तुल्यांकी भार को, इसे। किसका है ये विलय का। अब संयोजकता कितनी है H2SO4 जो है आपका वो कितने H+ आयन दे सकता है, ये कितने H+ आयन देता है 2 H+। कितने देता है 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2, भाग दे दो 2 का, ये कितना आया 49। तो इसका तुल्यांकी भार E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। बस अब करना कुछ ही नहीं है, वैल्यू रख दो। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा ग्राम में भार कितना दे रखा है 9.8, तुल्यांकी भार कितना है 49 1000, और ml में आयतन कितना है। और बाकी सब तो सेम है इसकी, जैसे काट दो, वही दशमलव को हटाओ, एक 0 नीचे लगाओ, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 0 इनसे कैंसिल। अब इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब हमारे पास क्या आ गया 2/5, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4। ये क्या हो गई आपकी नॉर्मलता, यानी कि 9.8 ग्राम अगर H2SO4 आपको दिया जाता है, उसको घोल कर दे रखा है, विलायक नहीं दे रखा क्या, जब कुछ नहीं दिया जाता तो विलायक के रूप में अपन किसको लेते हैं जल को। 500 ml विलियन बनाया गया
तो उस विलेन की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। मोलरता हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखी थी, यहाँ पर भी आपको बता दिया ये नॉर्मलता। ये तो हमने क्या किया, मोलरता को अलग से निकाला और नॉर्मलता को अलग से निकाला। अगर हमें टाइम बचाना है, क्योंकि जैसे नीट जेईई में तो क्या है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन के लिए। अगर आपकी 5 सेकंड भी बचती है तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो वो टाइम कंज्यूम कैसे, मतलब कैसे अपन उसकी रिकवरी कर सकते हैं, अपन टाइम को कैसे बचा सकते हैं अपने हिसाब से, उसके लिए मैं आपको एक इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बताती हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो नीचे वाले का, या उतार लो इसको, उतार लिया, ठीक है। अब देखो आपके पास m तो कितना आया, m कितना था आपके पास, 0.2 m था। n कितना आया था आपके पास, 0.4 n, ये आया था ना आपके पास। अब इनको एक रिलेशन के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। एक देखो मोलरता के बीच में नॉर्मलता में एक संबंध पाया जाता है, वो संबंध भी कैसे आता है वो भी निकालना बताती हूँ आपको। देखो इधर हमने देखा कि m बराबर होता है WA/MA गुणा 1000 गुणा V सॉल्यूशन किसमें, ml। n बराबर क्या होता है हमारा WA/EA गुणा में क्या है 1000 गुणा सॉल्यूशन किसमें, ml। देखो अंतर कहाँ पर है, WA से WA कैंसिल, भाई जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन जितना है उतना इसमें रहेगा। भाई यहाँ पर जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ 500 लिखोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 500। यहाँ WA 9.8 है तो यहाँ पे अंतर किसमें है, MA में और EA के अंदर। तो देखो अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे, इसको क्या दे समीकरण नंबर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m/n बराबर 1/MA अपॉन 1 क्या आ जाएगा EA। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, EA बटा क्या लिख सकते हो, MA लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो अच्छे से। देख लो भाई दोबारा से चेक कर लो, m 1 में 2 का भाग दे रहे तो m/, क्या आ गया हमारे पास n। चेक करेंगे फिर ये आती है कि नहीं आती, अगर नहीं आती है तो हमारा तरीका क्या हो जाएगा गलत, और अगर आ रही है तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी कामयाब। तो चेक कर लो एक बार, m/n बराबर इसमें क्या बच गया 1/MA, बाकी सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें क्या बचा 1/EA। इसको ये नीचे आएगा और ये कहाँ चला जाएगा, तो हम इसको EA/MA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। EA के बराबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, EA बराबर क्या था MA/, संयोजकता कहा था कि नहीं, उसी को पुट कर दो यहाँ पर, m/n बराबर EA की जगह क्या लिखोगे MA/ क्या है संयोजकता, और इसके गुणा में क्या जाएगा आपका MA। भाई EA की जगह हमने ये लिख दिया, ये क्या है EA, इस वैल्यू को इसकी जगह पुट कर दिया हमने। तो देखो MA से MA कैंसिल, हमारे पास अब क्या रिलेशन निकल के आता है वो देखो, m/n बराबर 1/, संयोजकता, या मैं ये कहूँ कि n बराबर m गुणा संयोजकता। अगर मैं ऐसे कहूँ तो क्या गलत होगा, चेक करो एक बार। हमने केवल मोलरता का फॉर्मूला लिखा, नॉर्मलता का लिखा, उसके बाद हमने दोनों को समीकरण नंबर नाम दिया, फिर एक में किसका भाग दे दिया 2 का, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया, हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है। फिर हमने जो EA था उसकी वैल्यू पुट कर दी, EA बराबर क्या होता है MA/ संयोजकता, वो जब हमने पुट की इसमें तो हमारे पास क्या निकल के आता है m/n बराबर 1/, संयोजकता। तो हमारे पास लास्ट फाइनल जो ट्रिक सामने आती है
सो ये जो है वो क्या है, एन बराबर एम गुणा संयोजकता, यानी मोलरता को आप किससे गुणा कर दो, संयोजकता से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलता। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट जो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों की, फटाफट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला है हम इसी को रखेंगे सिर्फ, बाकी सबको मैं इरेज कर देती हूँ। ये अपनी ट्रिक, ये तो मैंने केवल निकालने का तरीका बताया था। अगर किसी को ये पता करना हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से डराइव हुआ, उसके लिए बताया था आपको। तो हमारी ट्रिक है कि n बराबर m गुणा क्या होता है, संयोजकता, ठीक है। या मैं ये कहूं कि m बराबर n बटे में क्या आता है, संयोजकता। बात समझ में आ रही। अब आप किसी की भी वैल्यू सबसे पहले निकाल लो, चाहो तो आप किसकी निकाल लो, नॉर्मलता की निकाल लो, चाहो आप किसकी निकाल लो, मोलरता की। जिसकी भी वैल्यू निकालो उसकी, जैसे आपने नॉर्मलता की निकाली तो उसमें संयोजकता का भाग दे दो, क्या आ जाएगी, मोलरता। अगर आपने मोलरता निकाल रखी है तो उसको संयोजकता से क्या कर दो, गुणा, आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलता। देखो सबसे पहले किसकी लेना चाहते हो आप, अपनी मर्जी से ले लो। जैसे हमने किसकी ले ली, मोलरता की वैल्यू पुट कर दो, नॉर्मलता आपके पास आ जाएगी। मोलरता कितनी है, 0.2। H2SO4 की संयोजकता कितनी अभी बताई थी ना, कितनी है, 2। नॉर्मलता कितनी आएगी, आ गई हमारे पास, इतनी ही आ रही थी। अब हम इस फॉर्मूले को भी चेक कर लेते सही है कि, तो देखो नॉर्मलता कितनी है, 0.4, संयोजकता कितनी होती है, 2, भाग दे दो कितनी है, 0.2, चेक कर लो। यानी कि हमारे पास एक तो ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला। अगर आपको मोलरता और नॉर्मलता दोनों पूछ रहा है क्वेश्चन में, और आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे, तो आप एक निकाल करके दूसरे को इस रिलेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हो। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हाँ, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लो, नोट भी कर लो। ले लिया, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हाँ भाई, अपन दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ताकि उसमें अगर कुछ दिक्कत आई हो तो इसको, क्योंकि उसका हिंट तो मैं दे दूंगी, सोल्व आपको करना है। देखो क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 ग्राम, 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो हमारा क्या था, नॉर्मलता का सूत्र क्या था, n बराबर WA/EA, गुणा में आयतन किस में दे रखा है, ml में, तो गुणा में क्या लगाओगे, 1000। विलियन का आयतन दे रखा है आपको ml में, वो कितना दे रखा है यहाँ पर, 250। अब देखो WA कितना है, 0.4 ग्राम गुणा 1000। आपके पास EA EA पूछ रहा है ना। हाँ देखो भाई, NaOH कितने OH माइनस दे सकता है, केवल एक OH माइनस दे सकता है। कितने OH माइनस दे सकता है, एक। तो देखो इधर एक देगा, तो हमने क्या ज्ञात किया था, EA बराबर क्या था, Ma बटा क्या था, संयोजकता। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब क्षार की संयोजकता ज्ञात करोगे तो वो कितने OH माइनस दे सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने OH माइनस दे सकता है NaOH, केवल एक, तो संयोजकता की वैल्यू रख दो। Ma कितना होता है NaOH का, Ma होता है भाई, सोडियम का कितना लेते हैं, 20, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो जाएगा आपका 40। यानी कि NaOH के लिए अणुभार कितना है,
40। संयोजकता कितनी है? 1, तो बराबर कितना आ जाएगा? 40। यानी कि NaOH के लिए तुल्यांकी भार और उसका अणु भार दोनों क्या है? समान है। कारण क्या है? उसकी संयोजकता कितनी है? 1। रख दो वैल्यू, 40 गुना 250, काट दो। इस दशमलव को हटाओगे, एक जीरो इधर आएगी। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कैंसिल आउट। 4 से 4 बच गया कितना? 25। तो 1/2 5 यानी 25 हो गया। भाग दो 0.04। क्या है हमारे पास? नॉर्मलता पूछ रहे हैं। अगर हमसे मोलरता पूछता तो हम क्या करते बताओ? अगर हमसे मोलरता पूछता तो हम क्या करते? क्योंकि हमें पता है, अगर नॉर्मलता पता हो और मोलरता ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र क्या है? M बराबर N बटे क्या था? संयोजकता। ठीक है, अब संयोजकता कितनी है? 1। N कितनी है? 0.04 N। उसमें 1 का भाग दे दोगे तो 0.04 N, यानी मोलरता और नॉर्मलता NaOH के लिए दोनों क्या आती है? समान। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब और भी क्वेश्चन जो है आप खुद ढूंढना और उनको इस तरीके से सोल्व करना। अपनी जो डायरेक्ट मेथड है, जो ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें दोनों के अंदर जो रिलेशन के माध्यम की, उस ट्रिक से अगर आपको दोनों चीज पूछती है तो ट्रिक यूज करो, और नहीं पूछती है तो सेपरेट क्वेश्चन को सोल्व करो। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका? ठीक। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मोलरता। अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती हो ना, जैसे प्रॉब्लम आती हो, तो आप डायरेक्ट जो वीडियो को पॉज करके भी आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या? मोलरता। मोलरता जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। मोलरता क्या होती है? मोलरता क्या थी? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। यहाँ पर हम विलयन नहीं लेंगे, क्या लेंगे? विलायक। यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की मोलरता। क्या कह रही हूँ मैं? 1000 ग्राम बोल दो, या फिर क्या बोल दो? 1 किलोग्राम बोल दो। विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। बात समझ में आ रही है आपकी? यानी कि यहाँ पर हम विलायक लेंगे जिसका कितना लेंगे? 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो देखो, इसको अगर फॉर्मूले के अंदर अपन रिप्रेजेंट करें तो कैसे करोगे? मोलरता M बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोल अपोन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना है? किलोग्राम। ठीक है, सेम वही तरीका है जो मोलरता का था, नॉर्मलता का था, सेम। बस फर्क इसमें है, उसमें अपन विलयन का आयतन ले रहे थे मोलरता में, अब इसमें क्या लेंगे? विलायक का द्रव्यमान लेंगे, वो भी किसमें? किलोग्राम। ठीक है, आयतन किसमें लेते थे हम? लीटर में भी ले सकते हैं और ml में। इसमें द्रव्यमान जो हम किलोग्राम में भी ले सकते हैं और किसमें ले सकते हैं? ग्राम में भी ले सकते हैं। जैसे हमने विलय के मोल किसके बराबर होते हैं? विलय का ग्राम में भार अपोन में क्या आ जाएगा? विलय का अणु भार।
अगर हमें किलोग्राम में नहीं देकर किस में दे दे वो ग्राम में, तो ऊपर क्या लगाना है 1000, चाहे वो आयतन हो चाहे द्रव्यमान हो, हमेशा इसको किलोग्राम के अंदर या लीटर में दे रखा है और उसको ग्राम अथवा ml में बदलना है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा हमें 1000। ये ध्यान ही रखना है तुम्हें। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर क्या नहीं लिखोगे, केजी में नहीं लिखोगे क्योंकि 1000 लिख दिया ना अपने ऊपर, तो किस में लिखोगे आप ग्राम। विलय का द्रव्यमान किस में आ जाएगा ग्राम। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले सिंबल के रूप में देखें तो अगर हम विलय को क्या माने A और विलय को क्या माने B, तो WA WB MA और MB। WA तो क्या हो जाएगा आपका विलय का ग्राम में भार, तो विलय का ग्राम में भार दे रखा हम WA। विलय का अणु भार क्या है हमारे पास, विलय को हमने A माना है ना और विलय को क्या माना है B, तो ये क्या हो गया हमारा विलय का अणुभार क्या हो जाएगा MA, गुणा में क्या है 1000। अब हमारे पास बच गया क्या, विलय का द्रव्यमान किस में लेना है ग्राम में, वो सीधा लिख दो। द्रव्यमान किससे डिनोट करोगे WB से, भाई ये विलय का ग्राम में भार है तो ये विलय का ग्राम में भार है, तो इसका ग्राम में भार कितना है WB किस में ग्राम में आ जाएगा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, जिसको मोलरता समझ में आ गई ना उसको मोलरता भी समझ में आ जाएगी। बस फर्क कितना है, उसमें क्या था 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, इसमें क्या 1000 ग्राम अथवा 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता। अर्थात मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर ग्राम में लेते हो तो हम 1000 ऊपर लगाएंगे। दूसरा विलय के मोल किसके बराबर होते हैं, विलय का ग्राम में भार बटे विलय का क्या हो जाएगा अणुभार। हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। फिर हमने कहा कि हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें 2 ही कंपोनेंट है, एक तो विलय और दूसरा विलायक। विलय को हमने क्या माना A और विलायक को हमने क्या मान लिया B। तो M बराबर क्या लिख दिया हमने WA, विलय का ग्राम में भार, विलय का अणुभार MA, फिर 1000 है फॉर्मूले में, फिर WB क्या है यहाँ पर विलय का द्रव्यमान किसमें है ग्राम के अंदर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, मोलरता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपना कि आपको क्या कहा गया 3.65 ग्राम HCl, ठीक है, को 100 ml विलायक में घोला गया। विलायक में सॉरी ml नहीं लेना हमें, किस में लेनी है वैल्यू ग्राम में। 100 ग्राम विलायक में घोला गया तो विलायक विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमें कुछ ही नहीं करना, वैल्यू हमें दे रखी है, उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान दो, आप इधर ध्यान दो पहले कि स्मॉल m किसके बराबर है। यहाँ पर स्मॉल m बराबर क्या है W। WA कितना दे रखा है हमारे पास, विलय कौन है, ये तो हमारा क्या है विलय, और 100 ग्राम क्या दे रखा है विलायक। तो देखो m WA कितना है हमारे पास 3.65, फिर गुणा में कितना है 1000। MA कितना है, HCl का MA बताओ। तो देखो MA कैसे निकालते हैं वही लिखो, HCl को एक H का कितना लेते हैं एक क्लोरीन का कितना लेते हैं 35.5, टोटल कितना हो गया 36.5, यानी HCl का MA कितना हो गया 36.5। उस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, MA की जगह क्या रख दो 36.5 गुणा WB क्या है विलायक का द्रव्यमान किसमें ग्राम में, कितना दे रखा है आपको विलायक 100 ग्राम।
बस अब कुछ ही नहीं करना, काट दो। इधर 2 अंक के बाद है, इधर 1 के बाद, तो 1 अंक से तो कैंसिल हो गया, 1 की जगह इसमें क्या लग जाएगा 0। ठीक है, ये दशमलव हटते ही अगर इसको डायरेक्ट मैं से लिख दूं, ये दशमलव यहाँ से हट गया, ये यहाँ से इस तरीके से लिखा। अब काट दो, 0 0 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसमें इसका भाग दिया तो कितना आ गया 1, अर्थात 3.65 ग्राम 65 ग्राम HCl विलेन को अगर 100 ग्राम विलायक में घोलते हो तो उसकी कितनी मोललता रहेगी 1, यानी वो कैसा सॉल्यूशन होगा 1 मोलल विलेन होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही है हमारे पास। मोलरता, आज हमने क्या क्या पढ़ा, नॉर्मलता पढ़ी, मोलरता पढ़ी, और हमने मोलरता और नॉर्मलता के अंदर क्या पढ़ा, एक रिलेशन पढ़ा। वो रिलेशन बहुत ही काम का आपके, यानी क्वेश्चन को आप सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाते हो, अपना टाइम कैसे बचा सकते हो, उसके लिए था वो, वरना अलग अलग तो निकाल सकते हो आप इजीली। ठीक है, इसमें ये वीडियो पूरा मतलब आज वीडियो कंप्लीट करें हम, उससे पहले मैं एक तुम्हें नोट डाल के लिख लो यहाँ पर कि मोललता, मोलरता और नॉर्मलता तीनों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ताप जो है वो किसको प्रभावित करता है, केवल आयतन को। किसको प्रभावित करता है, आयतन को, द्रव्यमान को कभी भी प्रभावित नहीं करता। अब आप खुद सोचो कि आयतन जो शब्द है वो किस किस में आता है, मोलरता में आता है, नॉर्मलता में भी आता है, लेकिन मोलरता के अंदर आयतन शब्द नहीं आ रहा। क्या आता है यहाँ पर, द्रव्यमान, और द्रव्यमान पर कभी भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मोलरता, मोलरता ताप से क्या रहती है, अप्रभावित। ताप से क्या रहती है, अप्रभावित, जबकि नॉर्मलता, नॉर्मलता व मोलरता, मोलरता ताप से क्या होती है, प्रभावित। एक तो ये चीज याद रखना। ठीक है, टेम्परेचर का मोलरता पर और नॉर्मलता पर दोनों पर फर्क पड़ता है। अब हमने ये तो कह दिया कि मोलरता और नॉर्मलता दोनों किससे प्रभावित होती हैं, ताप से, लेकिन किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो उस रिलेशन को देखो। मोलरता का जो रिलेशन था और नॉर्मलता का रिलेशन था, उसमें क्या था, मैं साइड में बता देती हूँ कि m बराबर क्या था आपके पास, अगर मैं सबको हटा के लिखूं तो 1 क्या था, विलियन का आयतन था कि नहीं था भाई। ये क्यों लिखा हमने, अणु ग्राम में भार विलय का, नीचे अणुभार का, ऊपर क्या था गुणा में 1000। हमने सबको इसको नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन आयतन के बीच में मोलरता के बीच में कैसा संबंध होता है, रिवर्स संबंध होता है। यानी अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घटेगी, और आयतन घटेगा तो मोलरता क्या होगी, बढ़ेगी। अब ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, कोई भी चीज है उसको गर्म करते हो, गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है ना, वॉल्यूम बढ़ता है। अब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। ऐसा ही रिलेशन किस में था, नॉर्मलता में। नॉर्मलता में क्या था, उसमें भी यही था, विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन। अब ध्यान दो इधर, तो हम ये भी कह सकते हैं, पहला जो नोट था वो ये था आपका कि मोलरता ताप से अप्रभावित रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, उसका रीजन समझ में आया, क्योंकि द्रव्यमान ताप से अप्रभावित रहता है। नॉर्मलता व मोलरता ताप से प्रभावित होती है, क्यों होती है पता लगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या यूज होता है, आयतन, और आयतन में इनमें क्या संबंध होता है, विपरीत। तो हम ये कह सकते हैं, दूसरा नोट ये डाल लो कि नॉर्मलता व मोलरता दोनों ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर घटती हैं। घटती है, क्यों घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। बात समझ में आ गई। अगर ताप को बढ़ाते हो तो आप क्या चीज बढ़ती है, आयतन। आयतन बढ़ेगा तो ये दोनों क्या है, इसके रिवर्स है, तो उल्टा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता तीनों को अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो है मोलबिन पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक और लेकर आएंगे। जल्दी अपन जो है नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे।
तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़ो, और भी क्वेश्चन अपने हिसाब से सोल्व करो। अगर नहीं होते तो कमेंट में जरूर लिख के भेजो। और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर करो आप, जैसे इनसे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। पर्सनली कोई प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही, केवल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो वो आप कमेंट में लिख के भेजो, उसका भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा तुरंत सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।